हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अधिकार कहाँ से आते हैं, राइट। तो हमारा ये जो चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी पॉलिटी 11th क्लास का पार्ट फर्स्ट है अभी, ठीक है। तो इसमें हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है और यहाँ पे हम अभी अधिकार में बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हमें अधिकार कहाँ कहाँ से मिलते, कैसे मिलते हैं। एंड अभी हम लोग एक रिवाइज के तौर पर आप लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले भी कवर कर चुके हैं, राइट। और यहाँ पे हमने ये भी देखा इस चैप्टर में कि अधिकार क्या होता है, हम कहाँ कहाँ पे अधिकार जता सकते हैं। अधिकार यानी कि हमने देखा कि कोई आप यदि उसका कोई तथ्य नहीं है जिसका आप मांग रहे हैं कि हमें चांद तारे चाहिए, तो वो आपका अधिकार नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो चीज़ें हम समझ चुके हैं। यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि ये आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि अब ये अधिकार आते कहाँ से हैं, पूरा इसको डिटेल से समझते हैं, ताकि जितने जो भी हमारे अंदर छोटे मोटे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, कोई भी डाउट रह जाए, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जिसकी ये वर्ड मीनिंग वाली कंसेप्ट क्लियर ना हो तो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वो भी इंग्लिश नहीं, कोई और नहीं, हिंदी न्यूज़पेपर। चाहे अपने जहाँ पे आप जिस भी मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हो उस मीडियम का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए आप, तभी आपका ये बेड़ा पार होगा, ठीक है। क्योंकि वर्ड मीनिंग वहाँ से आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी आएगी उसमें, तो उसे आप पढ़िए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अधिकार कहाँ से आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि 13वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते थे कि क्या होता है, हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है। वो क्या करते थे, तर्क देते थे। 13वीं शताब्दी की आप बात करो या 18वीं सदी की बात करो आप, ठीक है। तो वहाँ पे लोग कैसा तर्क देते थे, जो भी राजनीतिक सिद्धांतकार थे, कि हमारे लिए तो अधिकार प्रकृति या ईश्वर हमें देता है। वो पहले से ही हमारे जो भी हम यहाँ पे पैदा हुए तो हमारे अधिकार तो अभी से पहले से ही थे। हमें जन्म से वे अधिकार प्राप्त हैं, परिणामतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकते। यानी वो बोलते थे कि हम पैदा होते ही हमें अधिकार प्राप्त है एंड हमसे कोई भी ये हमारे अधिकार छीन नहीं सकता, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। देन उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए थे। तो ये कब की अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम इसके हिस्ट्री में बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी 13वीं सदी से लेके आप 18वीं सदी तक की बात करें, यानी 1900 ईस्वी तक की बात करें हम, तो वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 17वीं सदी की बात करें, इसमें अब क्या हो रहा आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे अन्य तमाम ये जो बताया गया कि वो जो 3 अधिकार चिन्हित किए थे वो थे कि जीवन का अधिकार, यानी कि हमें जीवन का अधिकार है। दूसरा क्या था, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा था संपत्ति का अधिकार। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनता है, यानी होमवर्क बनता है, एंड आपको समझ में भी आ गया होगा क्या पूछने वाली हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि इन्होंने जो 3 तर्क दिए कि हमें ये अधिकार पहले से ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त किए गए थे। प्रदत्त का मतलब होता है प्रदान किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जीवन जीने का अधिकार, यानी कि जीवन का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है। उसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस आर्टिकल के तहत आता है। और इसके बाद है हमारा संपत्ति का अधिकार, ये किस आर्टिकल के तहत आता है। और संपत्ति के अधिकार वाले में थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा उसको भी आपको क्लियर करके बताना है, ठीक है, कि अब कहाँ है क्या कैसे है। तो पहले इनको ये बता रहे हैं कि हमें इतने इतने अधिकार मिले हुए थे, अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकलते हैं। यानी कि आप देखिए, जीवन जीने के अधिकार में आपका सब कुछ आ जाएगा कि हमें जीवन जीना है तो हम जिस तरीके से जीना चाहे हम उस तरीके से जीवन जीने की इच्छा रखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, कि स्वतंत्रता में हम जैसा चाहें, जहाँ चाहें, जब चाहें, जो चाहे सो कर सकते हैं। एंड संपत्ति का अधिकार, कि आपकी जो संपत्ति है तो वहाँ पे आपकी पैतृक संपत्ति, उसमें आप पैदा होते ही उसके हकदारी बन जाते हैं। और ये सही भी है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि हम अपने घर में पैदा हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे बाद में क्या होता है कि अपने जो भी हमारे घर में माता पिता, उनकी जो संपत्ति है, उनकी संपत्ति में हम अपना हक जताते हैं, दावा करते हैं कि इसमें हमारा हक है। जबकि किसी ने कहा नहीं, किसी ने बोला नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन हम उसमें दावा जताते हैं कि 2 भाई है तो हम कहेंगे कि तुम्हारा जितना हक है उतना हमारा है, यहाँ पे कोई तुमको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो ये तो इसमें कोई कहता भी नहीं कि तुम्हारा हक है या नहीं है। और उसी संपत्ति के लिए आज देखेंगे कि स्थितियाँ कितनी बदतर होती जा रही हैं।
यानी कि आप जो मम्मी पापा है बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी सेवा कोई करना नहीं चाहता, और एक है तो चलो ठीक है कि किसी तरीके से देखेगा भी, दो है तो अब क्या हुआ कि उनका ही बंटवारा कर दिया जाता है, यानी कि जो उनके बूढ़े माँ बाप है उनके उनको ही बांट लेते हैं कि भाई संपत्ति तो तू भी लिया है, संपत्ति तो मैं भी लिया हूँ, तो क्या करूंगा कि एक को तुम रखो एक को हम रखें। यानी कि हम इतने होनहार हैं, इतने होशियार निकल जाते हैं कि वहां पे फिर क्या करते हैं, उस संपत्ति के लिए ही अपने मम्मी पापा को ही अलग कर देते हैं। जब वृद्धावस्था आती है उनकी तो उन्हें, और यदि अलग भी नहीं करते तो आज समाज ऐसा है, आप हर जगह पे देखेंगे कि आज ऐसा समाज हो गया है, और ये बहुत देख के दुख भी होता है। एंड यहाँ पे मतलब लोगों की सोच पता नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं लड़कों की बात नहीं करती, लड़कियां भी इन्वॉल्व होती हैं, जो आज लड़कियां कल वही बहू बनती हैं, और उन्हीं की सोच इतनी घटिया हो जाती है कि फिर उसके पास इतना पैसा उसको दिए तो तुम उसी के पास जाओ, या ऐसा ऐसा दुनिया भर का झमेला पालते हैं, और ये सब संपत्ति का ही खेला होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अन्य जो तमाम अधिकार बताए गए, तो इसमें बताया गया कि इन्हीं से निकलते हैं, हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त होते हैं, और यह विचार कि हमें कुछ जन, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि यह विचार कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं, काफी शक्तिशाली अवधारणा है। हम ये मानते हैं, वो कहते हैं ना, हम लोगों का एक डायलॉग होता है, हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे तो हम लेके रहेंगे। तो इसमें क्या माना जा रहा है कि ये जन्म से जो अधिकार है, ये काफी शक्तिशाली अवधारणा है, क्योंकि क्या होता है, इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर प्रदत्त है और उन्हें कोई मानव शासक या राज हमसे छीन नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत प्राकृतिक यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये जो, यदि सपोज मान के चलिए कि सरकार हम पे क्या कर रही है, बाध्यता डाल रही है, और सरकार भी यहाँ कुछ भी चाह ले, कुछ भी कर ले, वो हमारे साथ ये नहीं कर सकती है कि हमारा हवा ले, वो मतलब सांस लेना बंद कर दे, या कि हमारा पानी पीना बंद कर दे, या कि हमारा जो भी है कि मतलब जो खाना खा रहे हैं वो बंद कर दे। सरकार को भी इतनी हिम्मत नहीं है, और वो नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं उनकी भाई विचारधारा सही थी कि यदि ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है तो यहाँ पे हमें जीवन जीने को उसने पूरा अधिकार दिया है, तुम यानी कि आप जैसे चाहो जीवन जी सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे आगे देखते क्या होता है कि हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानव अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, ऑब्वियस है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब क्या बात की जा रही कि पहले जो प्राकृतिक अधिकार की बात करते थे, डिंगे मारते थे, अब उसका मतलब वो शब्द छोड़ के अब हम किस पे बात करने लगे हैं, मानव अधिकार शब्द का प्रयोग हम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि उनके जो भी प्राकृतिक होने का जो विचार है, वो कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जो प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। बिल्कुल यहाँ पे सही बात की गई है। हम आज साइंस पढ़ पढ़ के ना इतने होशियार हो गए हैं, इतने होशियार हो गए, जैसे हमने कल आपको बताया था ना कि जो चंदा मामा हम जिसे बोलते हैं, यहाँ चंदा की पूजा की जाती है, चंद्रमा की, वो हम लोगों जैसे मतलब जो पढ़ चुके हैं। आपने भी जब तक जियोग्राफी नहीं पढ़ी तब तक आपको नहीं पता था, लेकिन जैसे ही आपने पढ़ा आपको वो लगा कि ये तो एक ग्रह है, यहाँ पे भी मिट्टियाँ हैं, यहाँ पे भी पानी के कुछ साक्ष्य पाए गए हैं, यहाँ पे भी कभी पानी रहता था, यहाँ पे भी जीवन हो सकता है, ये तो पृथ्वी जैसे ही है। हाँ, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि अब हमारी अवधारणा चंदा मामा से लेके मतलब कुछ दूसरे में बदल गई। जो सूरज दादा होते थे, उन सूरज दादा की तो हमने कहा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बने सूरज दादा। तो हमारा तो ये कॉन्सेप्ट पूरा मतलब बदल गया ना कि हाइड्रोजन और हीलियम से जब हमारे सूरज दादा बने हुए हैं, तो फिर यहाँ पे हमने क्या बात की कि अब हम ये नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं कि प्रकृति ने हमें बनाया है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका जवाब ना तो साइंटिस्ट दे सकते हैं, ना तो कोई और विद्वान दे सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ये पृथ्वी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि
ना तो अभी तक आपको पता है साइंटिस्ट ने सब कुछ खोज लिया है, सारी चीजें कर ली है साइंटिस्ट ने, एक चीज वो नहीं कर पाया। और वो क्या है कि मानव का जो मतलब ये आत्मा जो है, या जिस की वजह से हम जी रहे हैं या बोल रहे हैं, अभी हम सजीव के में गिनती गिने जाते हैं, वही नहीं खोज पाया वो। उसका पूरा रोबोट बनाया, ठीक है। रोबोट में क्या पूरा मानवीय संरचना वो दे रहा, पूरा मानवीय संरचना दे रहा, लेकिन रोबोट को वो नहीं दे रहा कि वो गुस्सा कर सके, वो रो सके, वो हंस सके, वो प्यार कर सके। वो एक मशीन है और मशीन को जितना ही उसमें ऑर्डर मिलता है वो उतना ही काम करता है। वो जो रोबोट मूवी आई थी 2.0 आपने देखी होगी यदि, वहां पे आप देखेंगे कि रोबोट में जब कुछ ऐसी शक्तियां वो डालते हैं, डॉक्टर जो था वो क्या करता है, उस कुछ ऐसी शक्तियाँ वहाँ पे डालता है रोबोट में कि वो प्यार वगैरह करने की उसमें क्या आ जाए, थोड़ी एबिलिटी आ जाए। और उल्टा क्या होता है कि खुद ही उसी का प्यार छीन लेता है रोबोट जो था। तो इसमें ये क्या यहाँ पे है कि यदि साइंटिस्ट सब कुछ कर ले, लेकिन बहुत से जो क्वेश्चन है आज भी वो अनुत्तर हैं और रहेंगे। कोई नहीं कर सकता, अभी तक नहीं ढूंढ पाए ये कि आदमी के अंदर ऐसा क्या है जो निकल जाने के बाद या क्या हो जाता है कि आदमी का शरीर बिल्कुल निर्जीव हो जाता है, बॉडी बिल्कुल निर्जीव हो जाती है। हम आत्मा का नाम देते हैं जो भी है कि प्राण है निकल गए, लेकिन आज तक कोई देख नहीं पाया कैसा होता है, क्या होता है, किसी साइंटिस्ट ने ऐसी खोज नहीं कर पाई है। माँ का गर्भाशय वो बना लिए, बाहर बच्चे को जन्म दे दिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन यदि वो यहाँ पे एक बात और है कि बिना माँ के गर्भाशय के वो बच्चे को भी जन्म नहीं दिला सकते, चाहे आर्टिफिशियल बच्चा ही क्यों ना पैदा हो। किए गए हैं, बहुत सारे किए गए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी हुए हैं और भी बच्चे हुए हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, लेकिन उनमें प्राण कैसे डालना, उनमें जान कैसे डालनी कि वो सजीव रहे, ये अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये तो सच है कि हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, कुछ हमें मानना ही पड़ता है फिर कि जब वो यहाँ नहीं तो कहाँ से ये चीजें आई, कैसे आई। हम बहुत जान लेंगे कि सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम है, चंदा मामा नहीं है, चंदा तो एक ग्रह है, बृहस्पति क्या है वो, और जो भी शुक्र मंगल, वो सब के बारे में हम जान लेंगे, जान भी चुके कि क्या कैसे है। आप लोग भी ज्योग्राफी पढ़े होंगे, काफ़ी सारा पूरा अंतरिक्ष ही आपको मतलब एक उसके टाइप का दिख रहा होगा कि ये तो पर्वत पहाड़ वाला है, यहाँ पे कुछ और है नहीं। तो यहाँ पे इसमें यही बताया गया है कि प्राकृतिक का तो विचार ही आजकल हम स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। और क्या होता है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। सही है, प्रकृति या ईश्वर ने रचा, इतने सारे प्राणी हैं, कहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई। कोई कहता समुद्री जीव से मानव की उत्पत्ति हुई, कोई कहता मनु आए, जो भी आए उत्पत्ति हुई। अभी तक कोई एग्जैक्ट तो मिला नहीं कि कैसे मानव इस पृथ्वी पे आया, कैसे कुछ हुआ। आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो वहां पे देखते हो कि आदि मानव था क्या, दुनिया भर का। ये मैं सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ, कई बार मैंने मतलब ये भी लोगों से बात भी की, लेकिन इसका उत्तर मिला नहीं कि आखिर सबसे पहले इस दुनिया में ये मानव कैसे, ये दुनिया भर का जितना भी झमेला था, जियोग्राफी आप पढ़ेंगे आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सोचने का नज़रिया चेंज होगा। वहाँ पे बताते हैं कि समुद्री जीव से मानव की उत्पत्ति होती है, कोई जीव था एक और से, मतलब संरचना बनते बनते फिर आदिमान हिस्ट्री पढ़ते हो आप तो देखते हो कि वहाँ पे कैसे मानव थे, फिर कैसे मानव हुए, फिर वो होमोसेपियंस आए, फिर होमोसेपियंस के बाद धीरे 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 हम खड़े होते गए। और पहले ऐसे थे, फिर थोड़ा ऐसे हुए, फिर थोड़ा ऐसे हुए, फिर अब ऐसे हो गए, ठीक है। तो वो सब देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बस ये कल्पना की जा रही है, कोई एग्जैक्ट अभी पता नहीं है। और यहाँ पे इसीलिए कुछ मान तो रहे नहीं कि ईश्वर ने रचा होगा, बट सच्चाई है कि ईश्वर ने बहुत सी चीज़ें हैं जो रचा होगा। जो भगवान को नहीं मानते हैं ये उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अधिकारों की ऐसी गारंटी के रूप में देखने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या पाया है। यानी कि क्या हुआ कि अधिकारों की ऐसी गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिन्हें मनुष्य ने क्या किया, एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या पाया है। हमें जो सुविधा लगी कि ये मिलना चाहिए, हमने कह दिया ये हमारा अधिकार है। हमें लग रहा है कि हमें घूमने जाना चाहिए, कोई नहीं जाने दे रहा, हम कहेंगे कि यार ये तो बड़ी बवाल हो जाएगी, तो हमने कह दिया ये हमारा अधिकार है, हमें चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है
कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। ये भी सही है कि सभी मनुष्य जो है सिर्फ मनुष्य होने के मात्र से वो क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पाने का वो अधिकारी है। एक मानव क्या करता है कि एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है। आप भी माना हो, हम भी माना हो है, तो यहाँ पे हम क्या है, विशिष्ट है और समान महत्व के हैं, क्योंकि हमारी प्रजाति एक है, हम मानव है। और यहाँ पे जब हम मानव है तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं समानता वगैरह में कि कैसे, यानी कि आप हमें किस तरीके से भेदभाव कर सकते हो या नहीं, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मानव होने के मात्र से हमें तो कुछ अधिकार मिलते ही हैं, क्योंकि सबसे पहली बात कि हम एक इंसान है, हम कहते हैं ना हम एक इंसान है। सबसे पहले इंसान के रूप में सोचे, फिर उसके बाद हम इंडियन है, फिर उसके बाद हम स्टेट के जहाँ के भी हैं, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं, फिर गांव के हैं, फिर अपने घर के हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी है कि हम एक आदमी हैं, सबसे पहले एक इंसान है, और उस इंसान की हैसियत से आप भी एक इंसान हो, कोई शैतान तो नहीं, कोई जानवर तो नहीं हो, आप मानव की प्रजाति ही हो आप। तो हमें जो अधिकार है वो आपके पास भी होने चाहिए, आपके पास जो है वो हमारे पास भी होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या है कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान है और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ। आंतरिक दृष्टि से इसमें क्या बताया गया कि सभी हम समान हैं, कोई भी एक दूसरे का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ। वो अलग बात है कि हम अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं, तो कोई मालिक है कोई नौकर है, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं। जो मालिक है उसके पास सब कुछ व्यवस्थाएं अच्छी थी, वो मालिक बन गया, लेकिन वो मालिक बनने के बाद हम पे रौब दिखाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कोई भी है अपना नुकसान नहीं सहेगा, तो अपने रौब दिखाएगा ही, लेकिन फालतू का दिखाए वो हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते और उन्हें स्वतंत्र रहने तथा अपनी पूरी संभावना को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जाता रहा है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे कि अधिकारों की इसी समझदारी पर मानव अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनए से बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये एक हमारा संगठन है, संस्था है एक, जिसके अंडर कई सारी कंट्रियां हैं। ठीक है, इसके सदस्य देश हैं, और इसका जो भी फॉर्मेशन वगैरह कब हुआ था, थोड़ा सा आप इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा, एंड यदि आप ना लिखे हो तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में जो भी है थोड़ी बहुत बातें कि रिपोर्ट कौन कौन सी निकालता है, क्या कैसे है, क्योंकि यूएन का एक हर एक उसमें टांग अड़ा देता है कहीं ना कहीं। आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे ये अपना वो जो भी है कि कर सकता है अपने पावर का इस्तेमाल। तो इसमें क्या बताया गया है कि मानव अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र बना है। यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से, यानी कि मानव अधिकार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र एक घोषणा पत्र निकालता है, जिसमें वो कुछ ऐसे दावा करना चाहता है जिन्हें क्या है कि विश्व समुदाय सामूहिक रूप से क्या करते हैं, गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। यानी कि सिर्फ एक कंट्री के लिए ना, उसमें मैंने बताया ना कई सारी कंट्रियां होती है, आप देख लीजिएगा कितनी कंट्रियां इसके मेंबर हैं। उन सब के लिए वो क्या करता है कि आपके यहाँ जितनी भी पब्लिक हैं उनको क्या करोगे आप, दैहिक और दैविक रूप से गरिमापूर्ण जीवन जीने की अधिकार दोगे आप। ये यहाँ पे क्या बात की गई है, क्योंकि इसमें क्या ना हमारा देश बन गया, हम अलग अलग हो गए, सारी बातें हैं, लेकिन एक कंट्रोलर ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे देश वाले नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो विदेश वाले भी करेंगे। भाई यदि आपके घर में झगड़ा हो रहा है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, तो क्या करेंगे पड़ोसी, थोड़ा बहुत तो जो भी मतलब आप जिसे भी अपना आइडियल समझते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप बहुत ही महान हो गए, किसी न किसी का तो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी आप बात मानते हो, तो फिर उसे बीच में अपनी टांग अड़ानी पड़ती है, बीच में उस मुद्दे को सुलझाने के लिए उसे आना पड़ता है, भले ही वो आपके घर का मैटर हो। इसी तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल है, नेशनल है, नेशनल से हो पाया तो ठीक है, अदरवाइज इंटरनेशनल, क्योंकि यदि पाकिस्तान आतंकवादियों को जगह देता, पनाह देता है, तो दूसरे कंट्रियों की जिम्मेदारी क्या है कि उसे पनाह देने से रोके।
नहीं रोक रहे हैं तो उसको आपको पता है कि एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, और बात की जा रही है कि अभी नहीं हुआ तो उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। और ये ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट का फंडा जो होता है कि मतलब इसमें क्या होता है कि फिर जो सहायता वगैरह मिलती है, क्योंकि हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो वित्तीय सहायता या अदर सहायता भी हम लेते हैं अलग अलग देशों से। क्योंकि देखिए हमारा जीवन जो है, चाहे आप अपने घर से ही लगा लीजिए, कि हमें कभी ना कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने घर में रह रहे हैं, बहुत खुशहाल हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें पड़ोसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो हमें पड़ोसियों की ज़रूरत पड़ती है। एंड भारत की पॉलिसी है कि नेबरहुड फर्स्ट, हमारे पड़ोसी पहले आते हैं। अभी ये कोविड-19 का आया था, जो आप इनमें से जो भी योजना मैगज़ीन पढ़ते होंगे, वहाँ पे इस वर्ड का मेंशन किया गया था और समझाया भी गया था कि कैसे है, ठीक है? जो वैक्सीन वगैरह यहाँ पे दी जा रही है उसका भी, कि हम किस कंट्री में देंगे, तो पहले तो हमारे पड़ोसी हमारे लिए पहले है। क्योंकि घर में हमारे आग लगी तो हमारे पड़ोसी आएंगे बचाने, फिर वो चाहे हमारे घर के हों चाहे हमारे देश के हों। हाँ, इधर ये बात अलग है कि पड़ोसी आग लगा देते हैं, जैसे पाकिस्तान और चाइना इधर उधर से आग लगाने में लगा ही रहता है। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई बाहर वाला आता है उससे पहले कि हमारे पड़ोसी आके हमें बचाएंगे। तो इसलिए इसमें क्या है कि पूरी कंट्री यानी कि सब एक दूसरे के उसमें ही चलते हैं, चैन बनी हुई होती है, श्रृंखला बनी होती है। हम यदि चाहें कि अपना सब कुछ बिल्कुल अकेले कर लेंगे, बहुत है, तो नहीं हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि आप यदि सोचें कि भारत देश इतना महान है कि सब कुछ अपने से कर ले, या अमेरिका ही इतना महान है तो सब कुछ क्यों अदर देशों से संबंध बना के रखता है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है आप पढ़ेंगे उससे आपको समझ में आएगा, देशों से संबंध बनाना कितना ज़रूरी होता है। और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना भी है ना, बस आप ऐसे समझिएगा कि हमारी ज़रूरतें पड़ोसियों से कितनी पड़ती है, पड़ोसियों की हमसे कितनी पड़ती है, हम उनके कितने काम आते हैं, कहाँ-कहाँ पे काम आते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, ये है कि आप इंटरनेशनल रिलेशन में वहाँ हम ये नहीं करते कि भाई तेरे घर में सब्जी बन रही तो मेरे घर में पहुँचा जाना, ऐसा नहीं करते हैं हम। हाँ, ये होता है कि कभी आपको कोई संकट आ गया बहुत बड़ा, उसके टाइम पे आप हेल्प कर सकते हो। कभी कुछ चाहिए, आप यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमारा चलता रहता है तो हमारा व्यापार अच्छा रहता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे इंडिया में हो रही हैं, वो चीज़ें सपोज़ अमेरिका में नहीं हो रही हैं, या ब्राज़ील में नहीं हो रही हैं, या साउथ एशिया में नहीं हो रही हैं, यानी कि साउथ एशिया में तो हमारा इंडिया ही आता है, अदर कंट्रियाँ भी हैं साउथ एशिया में, तो यहाँ पे नहीं हो रही यदि, तो हम क्या करेंगे, उन्हें देंगे। लेकिन जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं हो रही हैं, हम उनसे लेंगे। बाकी चीन से हमारा इतना विवाद है, लेकिन भारत में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनती हैं, और दवाइयों का जो रॉ मटेरियल होता है, वो आपको पता है कहाँ से आता है? चीन से आता है। अभी पूरे कोविड-19 के दौरान सब कुछ ऐप बंद हुए, सब बंद हुआ, जो भी जितना कर सकते थे लोग किए, लेकिन वहाँ से ये जो आता था वो बंद नहीं हुआ। कहीं न कहीं आते तो हमारे काम पड़ोसी ही है, ये बात तय है। बताया ना मैंने कि आग भले ही लगा दें अकेले में, बचाने फिर भी आएँगे वो। तो इसलिए ये संबंध बनाने ज़रूरी होते हैं। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हर एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री के लिए निकालेगा, कई जितनी कंट्री इसके मेंबर हैं उन सबको मानना पड़ता है जो वो यूएन निकालता है, ठीक है? तो यूएन के अलावा और भी बहुत सी संस्थाएं हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ये सब जो भी निकालते हैं रिपोर्ट उन्हें मानना ही पड़ता है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि सब मतलब जो भी उनके देश के वासी हैं, उन्हें दैहिक और दैविक रूप से गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार तो होगा ही। पूरी दुनिया में क्या होता है कि पूरी दुनिया के उत्पीड़ित जन सार्वभौमिक मानव अधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानूनों की चुनौती देने के लिए कर रहे हैं जो उन्हें पृथक करने वाले और समान अवसरों तथा अधिकारों से वंचित करते हैं। वे मानवता की अवधारणा की पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि वे खुद को इसमें शामिल कर सके। कुछ संघर्ष क्या होता है सफल भी हुए हैं, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। जो भी वो करते हैं कुछ सफल होते हैं, ऐसे नहीं कि हम सारी बातें ही मान लेते हैं। और कुछ कंट्रियां मानती भी हैं, कुछ नहीं मानती हैं, तो फिर ओवरऑल देखा जाता है कि कितना ये हुआ। और जब नहीं निकलता पूरा उसका जो भी है, तो ये क्या होता है कि फिर असफल ही माना जाता है, लेकिन कुछ काम सफल भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ संघर्ष हैं जो सफल होते हैं, वो कैसे होते हैं? दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। पहले क्या था, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, मतलब दास प्रथा ऐसे थे जो गुलाम वंश आप देखोगे ना, वो दासों के दास, दासों के दास सारे राजा बनते हैं। तो इसमें से क्या था कि मतलब पूरा
हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो देखोगे कि मतलब कैसे गुलाम बेच दिए जाते थे, दास बनाए जाते थे, ज़मीन ले ली जाती थी, विधवा मज़दूर बनाए जाते थे। तो कहीं न कहीं ये जो दास प्रथा थी वो ख़त्म होती है, ठीक है? लेकिन कुछ अन्य संघर्षों में अभी तक सीमित सफलता ही मिल पाई है। लेकिन आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के संघर्ष में लगे हैं जो उनको शामिल करें। अभी कुछ समुदाय हैं जो कि अभी भी लड़ाई कर रहे हैं कि ये क्या करें, अधिकार पा सकें। विविध समाजों में ज्यों-ज्यों नए खतरे और चुनौतियां उभरती आई हैं, त्यों-त्यों क्या हुआ कि उन मानव अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है। कि जब भी हमारे समाज में क्या आती है, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हम उसमें मेंशन कर देते हैं कि अरे यार, अभी तो इसमें भी टेंशन है। हमने देखा कि हमें खाना खाने के लिए चाहिए, तो फिर हमने कहा कि यार अभी तो पानी के लिए तो हमने बात ही नहीं की, इसको भी ऐड करो यार, ये भी हमारे जीवन से इम्पोर्टेंट है। हमें ये भी चाहिए कि हमने खाना खा लिया तो पानी कहाँ से पिएँगे? हमने उसमें भी ऐड कर दिया, यानी कि इसकी सूची लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे संघर्ष आते जा रहे हैं, वो बढ़ती जा रही है। कभी-कभी हमने देखा कि चलो ठीक है, जो भी है कि मतलब महिलाओं के लिए जैसे एडजस्ट कर रही हैं, लेकिन बाद में पता चलता है यार मतलब ये तो गड़बड़ बात है ना, महिलाएँ भी बाहर निकल के आने लगी। अब लगा भाई अब इसको भी शामिल ही कर दो इसमें। तो अब ऐसे जो चीज़ की बढ़ती जानी है, ठीक है? और अभी तक पता नहीं आगे कब तक बढ़ती जाएगी। क्योंकि लोग हैं, अभी हम कुछ और सोच रहे हैं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ, उनका दिमाग कुछ और एक्स्ट्रा चलेगा, कुछ और वो सोचेंगी, उनको और भी चाहिए, यहाँ से भी ज़्यादा चाहिए, तो फिर यहाँ पे हम उसको उस तरीके से करेंगे। और क्या होता है कि जिनका लोगों ने दावा किया है, मसलन हम आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की ज़रूरत के प्रति काफ़ी सचेत है और इसने स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांग पैदा कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति लोग सजग हुए, स्वच्छ हवा और उसके बाद शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांग पैदा कर दी। युद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग खासकर महिलाएं, बच्चे या बीमार जिन बदलावों को झेलते हैं उनके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा कर दी। और क्या होता है कि ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव व्यक्त करते हैं और वे समस्त मानव समुदाय हेतु अधिकारों के प्रयोग और विस्तार के लिए लोगों से एकजुट होने का दावा करते हैं, ठीक है, यानी कि आह्वान करते हैं। हमें क्या होता है कि हमें इन दावों के विस्तार तथा प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए। उन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। आपने शायद पॉप स्टार बॉब गोल्ड यानी कि गेल्डॉफ की ओर से अफ्रीका के में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से की गई हाल की अपील के बारे में सुना होगा, ठीक है। उस टाइम की है कि जो यहाँ पे किया गया था, पॉप स्टार थे एक, क्या था नाम था उनका, बॉब गेल्ड डाफ था, ठीक है। तो इसमें गेल्डाफ है और इनमें क्या किया गया था कि इन्होंने कुछ थोड़ा सा जो गरीबी और खत्म करने के लिए बात की थी। और उसके बाद क्या हुआ कि अपील के बारे में सुना होगा, इसमें बताया जा रहा है, टीवी में देखा भी होगा कि उसने आम जनता को का कितना प्रबल समर्थन किया, कि ये व्यक्ति जो थे कितना प्रबल समर्थन करते हैं। ये अब जो भी रहे हों, शायद हम लोगों ने तो नहीं देखा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग भी नहीं देखे होंगे, बट जबकि एनसीईआरटी तो बताया जा रहा है कि शायद वो देखे होंगे उस टाइम में। तो इसमें सबसे बड़ी बात हमने क्या देखा, यहाँ पे एक बात कही गई है, पर्यावरण के प्रति सचेत होने की जागरूकता भी बढ़ रही है। काफ़ी लोग सचेत हो रहे हैं, ठीक है। अब सचेत हो रहे हैं, ज़रूरी है सचेत होना, कि आपके पेरेंट्स आपको इतना दे के गए, अब हमारे पेरेंट्स हमें इतना दिए, अब हम क्या दे के जाएंगे अपने बच्चों को, ये सोचना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें तो सचेत होना पड़ेगा। अदरवाइज वो तो पानी भी नहीं मिलेगा कि पानी पी पी के ही हमें गाली दें। तो पानी भी नहीं मिलेगा उन्हें पीने का, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग पर्यावरण का, अपने एनवायरनमेंट का अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं, मतलब आज आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, यदि सपोज मान के चलिए कहीं आप गए हो घूमने, देखोगे कि यहाँ पे इस प्लेस पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे हमने देखे गया कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। हम 2-4 महीने बाद फिर इसी रास्ते निकलते हैं, फिर इस जगह पे देखते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमें दिखती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हमें यहाँ पे दिखाई देने लगती है। अब उससे क्या होगा कि हम तो कहते हैं वाह यार, कितना विकास हो रहा है, कितना डेवलप हो रहा है हमारा देश।
काहे का डेवलप हो रहा? आपने इतने सारे पेड़ काट दिए, कहीं आप लगाए भी नहीं। अब ये जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्या वो पेट्रोल और डीजल की जो निकलती है उनकी प्रदूषित हवा उसे लेंगे वो? या कि इसमें बात करें हम, तो यहाँ पे हमने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा दी, तो उसमें से हमने पेड़ काट के इंडस्ट्रियां लगा दी, हमने पेड़ काट के रास्ते बना दिए, हमने पेड़ काट के यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो भी इमारतें हैं खड़ी कर दी, तो हमने अपना विकास कर लिया, लेकिन आने वाली 10 पीढ़ियों का विकास हमने यहीं पे रोक दिया। जब हम जिएंगे ही नहीं, हमारे पास जीवन जीने का कोई साधन ही नहीं रहेगा। पानी पानी की आप बात करें, गर्मी आ रही है, ठीक है, गर्मी आ रही है, न्यूज आप देखिएगा, टीवी में या न्यूज़पेपर जो भी पढ़ते होंगे, चाहे कहीं पे भी देखिएगा या सुनिएगा, वहाँ पे आपको बखूबी देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी किया जाएगा कि आज यहाँ पे पानी पीने की किल्लत है, पानी पीने को नहीं मिल रहा, कल यहाँ पे पानी को किल्लत है, कल यहाँ पे है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आज ऐसा कोई राज्य नहीं रह गया हमारे देश का कि जहाँ पे पानी की समस्या न हो। हमारी ये देश की बस बात नहीं है, हर एक कंट्री में ये सिचुएशन चल रही है। हर एक कंट्री में जो बात की जा रही है कि हम पर्यावरण को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाया गया है, पहले वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। उसमें जो भी 7-8 बातें रखी गई थी कि हमें इतना अचीव करना है, 2015 तक था, लेकिन वो उतना ही अचीव नहीं कर पाए थे। और इस बार तो 17 गोल रखे हैं ये कि 2030 तक हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है या अचीव करना है। 17 डेवलपमेंट गोल इस बार लाए गए, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ, ये डेवलपमेंट गोल का क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या है कि कोई भी काम करो आप, कोई भी काम करो, यदि पेड़ आप एक काट रहे हो तो दूसरे जगह तुरंत एक पेड़ आपको लगाना है। ऐसा कोई करता नहीं है। ये आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे हैं हमारे एमपी में बहुत ज़्यादा है, यानी एमपी स्टेट इसमें नंबर 1 पे आता है, और आता था पहले भी, ठीक है। अब क्या हो रहा, धीरे धीरे एमपी में ही देखने को मिलेगा, जहाँ हम लोग रहते थे, वहाँ जहाँ हम लोग देखते थे, जिस रास्ते से जाते थे, कि वहाँ पे कितना अच्छा लगता था, कितनी बढ़िया हरियाली थी, कितना सब कुछ था। लेकिन आज ना वहाँ हम ये तरस जाते हैं कि पेड़ की छाया मिल जाए। इतनी ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें वहाँ पे खड़ी कर दी गई हैं, सब कुछ इतना विस्तार हो चुका है, लेकिन यदि आप रोड से जा रहे हो तो आपको वहाँ पे कहीं पे भी, या आप थक गए हो, इतनी कड़ी धूप हो रही, गर्मी की चिलचिलाहट में आप चल रहे हो, तो आपको दूर-दूर तक पेड़ नहीं मिलेगा कि किसी की छाया पे आप बैठ जाओ। ये सिचुएशन आ रही है। और सोच लीजिए कि जब ऐसा चल रहा है, हम इतना विकास कर रहे हैं, तो आगे क्या होने वाला है। और ज़मीन यार, हमारी उतनी ज़मीन नहीं बढ़ रही, हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं बढ़ रही है, और ना ही बढ़ेगी। तो पेड़ भी लगाओगे तो कहाँ लगाओगे आप? क्योंकि उस जमीन में जहां पे वो लगे थे हमने काट दिया। जमीन तो उतनी थी, एक में हमने घर बना लिया, एक में हमने प्लांट बना दिया। अब हमारे पास जमीन बची कहाँ से? आज देखते हैं कि हम जो बात करते हैं यहाँ पे, कि हमने बहुत अच्छा खासा महल बना लिया, उसमें क्या कर लिया, गमलों में हमने पेड़ लगा दिए। भाई ले लो, ऑक्सीजन आ रही है हमें, हमने गमलों में पेड़ लगा दिए, घर की शानो शौकत बढ़ा दिया, उससे हम कहते हैं बड़े खुश हैं, भैया हमारे घर बहुत सुंदर लग रहा है। आज हम लोग खुश हैं, आने वाली पीढ़ियां बहुत बर्बाद होने वाली है, क्योंकि एक तो जमीन की खुदाई, भूकंप तो आता ही है, पता नहीं कब धरती ये नष्ट होगी। मतलब आप देखेंगे पूरा, थोड़ा सा आंखें खोलें तो डर जाएंगे आप कि आने वाली पीढ़ी की जो सिचुएशन है वो क्या होने वाली है। आज हम कैसे जी रहे हैं, एंड वो कैसे जिएंगे भी या नहीं जिएंगे। आज एक पृथ्वी भी ग्रह बन जाएगा भी, है तो ग्रह, लेकिन चंद्रमा और सूरज जैसे हो जाएगा, कोई सर्च करने वाला भी नहीं होगा कि क्या सर्च करे, क्योंकि ना तो यहाँ फिर शुद्ध पानी मिलने वाला है। हर जगह की ये कंडीशन है कि आपको प्योर जो वाटर होता है, मीठा वाला, वो नहीं मिलता है। हर जगह खारा पानी मिल रहा, हर जगह खारा पानी मिल रहा है, पानी का स्वाद ही नहीं रह गया है। उस पानी के लिए भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है आज। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हमें घर में आरओ लगाना पड़ता है, हमें बिसलरी का वाटर लेना पड़ता है, या हमें जो पाउच के आते हैं उन्हें लेना पड़ता है। लेकिन हमारे पास यदि हम सोच ले कि कहीं जाके नल में या कहीं पे भी ट्यूबवेल में हम जाके पानी पी लें, किसी कुआं नदी का पानी पी लें, तो बस की बात नहीं है पानी पीना।
ना तो नदी का पानी, आप पहले क्या होता था, लोग नदी के पानी में ही जीवन यापन करते थे। आज यहाँ नदी का पानी पीने लायक भी नहीं है। इतनी वहां पे गंदगी कर दी गई है कि गंगा माँ जैसी नदी जो है, जिसे बहुत धार्मिक मान्यता है, इस टाइम तो वहां पे कुंभ वगैरह लगा हुआ जो भी है, नहाने जाते हैं। तो वहां पे भी क्या होता है कि आने वाले टाइम में गर्मी तक में तो ऐसा हो जाता है कि हम वहां से निकल जाते हैं बीच से। किनारे में तो कुछ होता नहीं, बीच से भी हम, हमारे यहाँ से पैर के नीचे से भी पानी होता है। तो ये सिचुएशन आ गई। गंगा सफाई प्रोजेक्ट आया, यमुना सफाई प्रोजेक्ट आया, दुनिया भर के फलाना ढिमका करते रहते हैं। और इसमें ना सरकार का जितना दोष दें आप, तो उससे अच्छा है कि खुद पे हम दोष दें। ये बहुत बढ़िया है, खुद पे सुधार करने की कोशिश करें। दोष देने से यार कुछ नहीं होगा। यदि हमें कुछ सुधारना है ना, तो हम दोष दे के ना कुछ नहीं पालेंगे, हमें अपने आप पे सुधार करना ही पड़ेगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन हो रही है। खैर, हम लोग अधिकार पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे ये बात आई एनवायरनमेंट की, तो थोड़ा सा आपको बताना ये जरूरी था कि अब आप लोग सचेत हो। हमारे यहाँ जो भी हुआ हुआ, आने वाले आप हो, ठीक है। आने वाली पीढ़ी के निर्माणकर्ता आप हो, आप सभी हो, हम सभी है। इसलिए हम सभी को ये चीजें सोचनी पड़ेगी। हमारा थोड़ा सा काम, हमें लगता है ना कि अरे यार हम तो अपने घर के पेड़ काट रहे हैं, क्या जाता है। वो थोड़ा सा काम ना हमारा बहुत नुकसानदेह होता है। पानी बहाते जा रहे हैं, बहाते जा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। और कहते हैं यार मैं तो बहा रहा हूँ, जिसको बचाना हो वो बचाए। हमने ठेका ले रखा है क्या पूरे देश का? तो ऐसे में काम नहीं चलेगा, एंड ये सोचना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे जो कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे, पूरे इसको समझेंगे, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उनको एक एक करके समझेंगे। ज़्यादा नहीं है इसमें, दो तीन ही है। तो यहाँ पे दो तो कंप्लीट हो गए, साथ तीन और बचे हैं, ठीक है। तो उसको कर लेंगे हम लोग। बस आप लोग इतना थोड़ा सा देखिएगा। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा ज्ञान ले लें, थोड़ा सा रियल लाइफ में भी ज्ञान का यूज किया करिए। अब ज्ञान का यूज ऐसे नहीं करना कि किसी को भी ये बताओ अकबर कौन था, बीरबल कौन था, ये नहीं हमें यूज करना कि हमसे थोड़ा सा बनने लगा तो हम अपने छोटे भाई बहनों को फिर सताने लगे कि बताओ कौन था अकबर, बीरबल कौन था। ये नहीं करना। हाँ, ये करना कि कोई सही काम नहीं कर रहा, कोई कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है, या आपके द्वारा, किसी को मत रोकिए, लेकिन आप तो बुरा काम मत करिए। सबसे बड़ी बात है, मैं तो मानती हूँ कि देश का सुधार करना है तो खुद सुधर जाओ। वो जो एक दोहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, और जो मन खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। तो वही है कि हम अपने ही खोज लें, अपने आप में ही सुधार कर लें, तो हो सकता है हम करेंगे, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। और जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि यार हमारे पास गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, घर होना चाहिए, तो दूसरा भी यही सोचेगा। क्योंकि आप क्या सोचेंगे कि हमारे एक के घर और गाड़ी होने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दूसरा भी यही सोच रहा है कि एक हम ले रहे हैं ना, दूसरे हम दुनिया का ठेका नहीं ले रखे, दुनिया जो करती है करती रहे, दुनिया बचाए। अब दुनिया में कौन आता है यार, एक एक करके तो दुनिया बनी है। और पहले एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, क्या हुआ? आज आ गया ना सामने कि आप क्या करो। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसी को भी अपना डेवलपमेंट करना है तो वो क्या करेगा, सतत विकास, यानी सबका विकास हो, इस तरीके से उसे करना पड़ेगा। प्रूफ करना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे कितना एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, कितना हम भरपाई करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपको प्रूफ करना होगा, फिर करना होगा। तो सिचुएशन हम ऐसे क्रिएट ही कर रहे हैं। खैर, यहाँ पे गलती किसी की नहीं है, परिवर्तन हो रहा, होना भी चाहिए यार। कहाँ तक मतलब जो सिचुएशन, अब देखिए कब तक पृथ्वी अपनी चलती है, लेकिन जितना हो सके ना, सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी थोड़ा इच्छाओं को थोड़ा दबाएं, तो हो सकता है कि कुछ हो जाए, ठीक है। तो हम सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत हो जाएगा। क्योंकि यदि हम यहाँ पे वो जो 125 करोड़ की मोदी जी बात करते हैं, तो 125 करोड़ लोग, तो उसमें से क्या होगा कि यदि 125 करोड़ लोग एक एक रुपए भी देते हैं, तो वो 125 करोड़ लोगों का 125 करोड़ रुपए होता है। यहाँ पे हमने 1 रुपए दिया, हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो इकट्ठा होके 125 करोड़ बनेगा। तो यदि इतने में से यहाँ पे 1 करोड़ भी, जितने भी है कि कर लिए, थोड़ा बहुत कर लिए, तो बहुत प्रॉफिटेबल होगा। लॉकडाउन में सिचुएशन आप देख लिए कि सब बंद था, तो भी जो भी था, हमारा एनवायरनमेंट कितना क्लियर हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही सोचनीय सब्जेक्ट है ये। एनवायरनमेंट में आप लोग पढ़ते भी हैं क्या कैसी कंडीशन होती है। यूपीएससी सारे चैप्टर दिया है, डोंट वरी।
यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये मैडम इतना बक 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 क्यों कर रही है। आपको ये भी पढ़ना, जितना मैंने भी बताया वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यूपीएससी कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ आपसे पूछेगा और आपको वो चीज़ें पढ़नी भी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर मैं कह रही हूँ, कोई डाउट हो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।